मातरम स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक त्रिपाठी। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही इजी टॉपिक है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मैं सारी चीज़ें आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप कभी भी इक्वेशन बैलेंस करने में गलती कर ही नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना था, तो आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हमें क्या ज़रूरत है, रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। तो पहले हम उस कारण को समझेंगे, उस लॉजिक को समझेंगे, देन आफ्टर हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि जब हमें लॉजिक पता होता है तो हम क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और कभी कभी आपसे कोई ऐसे जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि क्या ज़रूरत है बैलेंस करना इक्वेशन को, अगर हम ऐसे ही लिख दे तो क्या दिक्कत है इसमें। तो दिक्कत है, इसकी ज़रूरत है, उसको हम पहले समझेंगे। उसकी नीड क्या है, बेसिक नीड क्या है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ पे केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच वाज गिवन बाय मिस्टर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया था? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था वो फादर ऑफ केमिस्ट्री मिस्टर एंटोनियो लेवासिए ने दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बहुत स्टूडेंट्स कभी कभी जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और रॉन्ग कर देते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने नहीं दिया था। जॉन डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया था, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एंटोनियो लेवासिए ने बताया था, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। गॉट इट? तो उस लॉ में क्या था कि उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एटम्स को न ही आप नष्ट कर सकते हैं और न ही क्रिएट कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैड टू reactant side has to balance the number of atoms that are present in the product side। यानी कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट की साइड में हैं, उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट की साइड में भी मिलेंगे। यानी अगर हम नॉर्मली कहें, अगर सपोज दैट 1 kg हमने मास में भी वो सेम होंगे। 1 kg अगर हमने यूज किया रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी हमें 1 kg मिलना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी नष्ट नहीं होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट। हमें प्रोडक्ट में उतना ही अमाउंट मिलेगा, उतना ही मास मिलेगा जितना कि आप रिएक्टेंट में यूज करते हो। गॉट इट? अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो अब इसको हम तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे इक्वेशन को, तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो गलत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में बोथ साइड के नंबर ऑफ एटम्स हम लोग इक्वल करते हैं। जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो ये जो है बेसिकली ये हमें पढ़ना है। जो एक्चुअल रूल है वो क्लास 11th में पढ़ना है।
दो रूल्स होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड मास मेथड, ठीक है। एक में हम मास के हेल्प से बैलेंस करते हैं और एक में आयन इलेक्ट्रॉन के मेथड से, ठीक है। तो वो तो आप ना क्लास 11th में जानेंगे, बट यहाँ क्लास 10th में भी दिया गया है, तो उसका भी तो हमें कुछ तो तोड़ निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड जैसा कि आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप पढ़ते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ आपको बेसिक कंडीशंस बता देते हैं। उन्हीं कंडीशंस का आप यूज करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। और इनफैक्ट क्लास 10th में जितने भी आपके इक्वेशन बैलेंसिंग के क्वेश्चंस होंगे आप सारे कर लेंगे विदाउट एनी डाउट, और बहुत ही कोई मेहनत नहीं करना, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हमने जो नीचे नोट डाउन किया है कि शॉर्टकट टेक्निक फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, उसमें आप देख रहे हैं तो हमने कुछ कोफिशिएंट्स की बात की है। कोफिशिएंट्स जो कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। बोथ साइड में हो सकते हैं, वो आपके रिएक्टेंट में भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं। अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि 1 होता है उसका कोफिशिएंट। तो गाइज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो कोफिशिएंट्स जो भी होते हैं उनका मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सभी एटम्स के साथ होता है। सपोज दैट अगर आप यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यहाँ पे जो ए है, ए जो है वो कोफिशिएंट है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ए की जो भी वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई सी ए यानी कैल्शियम में भी है, उसका मल्टीप्लाई सी यानी कार्बन में भी है, और उसका मल्टीप्लाई O3 यानी ऑक्सीजन में भी है, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान रखें केवल एक ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई, तीनों ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई। सपोज दैट अगर वहाँ पे ए की वैल्यू 2 होती तो वहाँ पे आप कहते कि 2 कैल्शियम है, 2 कार्बन है एंड 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा कोफिशिएंट जो होंगे उनका मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर कंपाउंड के सभी एटम्स में होता है। और ध्यान रखेंगे अब हमें जब यहाँ पे बैलेंस करना है इक्वेशन तो कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने का जो है मैटर वो आप नेक्स्ट ईयर समझेंगे। अभी यहाँ पे केवल आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझना है, तो आपको कुछ भी यहाँ एडिशन नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है अब ऐड नहीं करेंगे तो फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो केवल आप यहाँ पर यूज करेंगे ओनली मल्टीप्लीकेशन। in this part we use only multiplication, not addition, not सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ यूज नहीं करना, केवल आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। गॉट इट। तो अब मल्टीप्लाई करना है तो कहाँ पर मल्टीप्लाई है, किसी पर्टिकुलर एक एटम में करेंगे या पूरे कंपाउंड में करेंगे। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है उस पूरे कंपाउंड में होगा। जिस कंपाउंड में वो पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है वहाँ पर उस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना होगा, न कि आपको उस पर्टिकुलर एक ही एटम में। सपोज दैट अगर यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आपको कार्बन बैलेंस करना है और कार्बन 2 करना है, तो ऐसा नहीं कि आप CaC2 कर देंगे, नहीं, उस 2 का मल्टीप्लाई जो है वो पूरे कंपाउंड यानी ए की जगह पे आप रखेंगे 2, उसका मल्टीप्लाई पूरे कंपाउंड में होगा। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा पहले पूरे कंपाउंड के पहले किया जाता है, यानी उस नंबर का मल्टीप्लाई उस पर्टिकुलर कंपाउंड में सभी एटम्स के साथ होगा। ध्यान रखेंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करेंगे। यानी कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया गया है तो आप कभी भी उसमें पहले फोकस जो है वो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप फोकस जो करेंगे वो मेटल्स पर करेंगे। अगर उस इक्वेशन में मेटल्स दिए गए हैं तो तुरंत आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो उस मेटल्स पर आना चाहिए। अगर मेटल्स बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करिए, देन आफ्टर आगे की चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे।
ये आपका रूल है यहाँ पर, और इससे आप करेंगे बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि जब तक इसको हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमें और अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे और एग्जाम्पल्स की हेल्प से अब हम लोग समझते हैं। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ भी ऐड नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पूरे कंपाउंड में होता है, किसी पर्टिकुलर एटम में नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करेंगे, बाकी मेटल्स के बाद बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, और लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो लेट्स सी एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं FeCl3 है प्लस MgO है, गिव्स Fe2O3 प्लस MgCl2। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में एक ही Fe है और राइट साइड में प्रोडक्ट में 2 Fe दिए गए हैं। ठीक है, पहले कंपेयर करिए। फिर क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 3 क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड में है और 2 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में है। Mg की बात करें मैग्नीशियम की तो रिएक्टेंट में ओनली 1 है और प्रोडक्ट में भी ओनली 1 है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है तो आपके प्रोडक्ट में 3 है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन को तो आप ध्यान दीजिए ही मत, बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि बाकी सभी को जब आप बैलेंस करेंगे तो फर्दर लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें अभी उसको ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है हमारा Mg तो बैलेंस है ही Fe और Cl पर। तो यहाँ पर हमने देखिए कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि आप यहाँ देखिए तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 2 से, क्योंकि हमें राइट साइड में 2 Mg दिख रहा है और हमें लेफ्ट साइड में जो है वो राइट साइड में 2 Fe दिख रहा है और लेफ्ट साइड में एक ही Fe है। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 कहाँ रखेंगे, कंपाउंड के पहले, यानी हो गया हमारा 2 FeCl3 प्लस MgO गिव्स Fe2O3 प्लस। अब हमने तुरंत ही अगले ही स्टेप में, अगर हम एक ही स्टेप में कर दिए, अगर आप चाहें तो अगले स्टेप में लेकर के जा सकते हैं कि पहले जब हमने Fe को बैलेंस किया उसके बाद हम जब चेक करेंगे तो हमारा Fe तो बैलेंस हो गया बट हमारा क्लोरीन नहीं बैलेंस है। तो क्लोरीन लेफ्ट साइड में 2 3 जा 6 हो जा रहा है, तो राइट साइड में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया जिससे कि हो गया क्या, 3 2 जा 6 हो गया। तो पहले Fe बैलेंस किए, फिर क्लोरीन बैलेंस किए, अब चेक करते हैं अब क्या बैलेंस। तो आप यहाँ देखिए कि Mg जो था वो पहले बैलेंस था, बट यहाँ पे जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया MgCl2 में तो वहाँ पे 3 Mg हो गए जो कि इक्वल नहीं है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो बैलेंस हो चुका है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं Mg3 है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमने MgO में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस हो जा रहा है। तो इसी से हमने कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो मैक्सिमम इक्वेशन में वो आसानी से खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। आपको अगर नहीं होगा तो लास्ट में फिर हम उन्हें बैलेंस करेंगे, बट मैक्सिमम केसेस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने Fe को बैलेंस किया, देन आफ्टर Cl को, और उसके बाद हमने Mg को बैलेंस कर दिया, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ध्यान रखेंगे एडिशन नहीं करना है, ओनली मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन पूरे कंपाउंड्स में होता है, केवल पर्टिकुलर एटम में नहीं होता है। लेट्स सी अनदर वन। तो यहाँ पे ZnS है प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस SO2। तो यहाँ पे पहले कंपेयर कीजिए तो Zn दोनों तरफ सेम है, S भी सेम है, और ऑक्सीजन यहाँ पर सेम नहीं है। तो अब हमने कहा कि जब बाकी सब कुछ सेम है तो भाई ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो राइट साइड में 3 ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो एक तरफ इवन है और एक तरफ ऑड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एडिशन तो करना नहीं है, तो एडिशन नहीं करना है तो भाई मल्टीप्लिकेशन करना। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि उस ऑड और इवन नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर कह सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए, और उसी LCM के ही इक्वल लेकर के आ जाएंगे। तो जब हम 3 और 2 का LCM लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 6 दोनों का कॉमन हो सकता है। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप में था उसमें बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग देखें तो हमने अगर 3/2 लिख दिया, तो 3/2 का मतलब O2 है ऑलरेडी, 3 2 जा 6/2,
तो वहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कि मल्टीप्लाई। तो हमने क्या कर दिया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए O2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 6 ऑक्सीजन हो गए तो हमें राइट साइड में भी 6 ऑक्सीजन करने हैं। तो वहाँ पर देखिए दो जगहों पर आपके ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो SO2 था, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया, और ZNO था तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 हो गया। तो टोटल 6 इधर भी हो गया और इधर भी। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हमारे जिंक बैलेंस नहीं थे, तो जिंक में जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, हमारा जिंक भी बैलेंस हो गया और सल्फर उसके साथ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यही आपको करना है कि ऑक्सीजन अगर सबसे लास्ट में हम करते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले करने की ज़रूरत, क्योंकि बाकी सारे जो थे वो बैलेंस थे। तो बैलेंस आपको ऐसे ही करना है कि जब भी ऑड इवन मिले तो उनका एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम के ही इक्वल उनको लेकर के आइए, आपका इक्वेशन जो है वो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप, जैसे यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ने आपने तो बताया कि सर पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे बाद में ऑक्सीजन को, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ही केवल अनबैलेंस है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि बस ऐड नहीं करना है, वो हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, पहले बात कर सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए आपको ये बताया कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था, इस वजह से ऑक्सीजन हमने पहले किया और बाद में मेटल्स को किया। नेक्स्ट वन, FeS2 प्लस Cl2 गिव्स FeCl3 प्लस H2Cl2। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि Fe जो है वो बैलेंस है, H2 भी बैलेंस है, केवल यहाँ पे जो क्लोरीन है वो बैलेंस नहीं है। लेफ्ट साइड में आप 2 क्लोरीन देख रहे हैं, राइट साइड में आप देख रहे हैं कि 5 क्लोरीन है। अब 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 बनाना है तो हम Cl2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5Cl2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ भी 10 करना है, तो 10 करना है तो जो Cl3 है तो उसको 6 बना दिया जाए और जो Cl2 है उसको 4 कर दिया जाए। तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, तो H2 प्लस V2O5 गिव्स V2O3 प्लस H2O। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी हम नहीं ध्यान देंगे हम, तो पहले वैनेडियम को देखते हैं। तो V2 बोथ साइड में इक्वल है, ऑक्सीजन जो है वो 4 एक तरफ है, एक तरफ 5 है, और H2 जो है वो आपका बैलेंस है, यानी यहाँ पे जो अनबैलेंस है वो आपका ऑक्सीजन है। तो 4 और 5 है, तो 4 और 5 को हमें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस किया जाए, तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो क्या किया जा सकता है कि V2 तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस है, ठीक। केवल अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे बहुत ही लेंदी हो जाएगा, 20 चला जाएगा, जो कि थोड़ा अनकन्वीनियंट होगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया कि अगर हम जो H2O था उसमें सिंगल ऑक्सीजन था, अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पर भी वो 1 से 2 हो जाएगा और 3 to 5 हो जाएगा। तो वहीं पर तो सिंपली हमने क्या किया कि जो H2O था उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और V2O3 ऑक्सीजन 3 था, 3 to 5 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। वैनेडियम आपका ऑलरेडी बैलेंस है ही। तो अब राइट साइड में 2 हाइड्रोजन और बढ़ गए, 2 2 जा 4 हो गया, तो हमने लेफ्ट साइड में 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखें तो ये Cl है, MnO2 है। अब यहाँ पर एक्वस और सॉलिड मीडियम से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इससे कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। बैलेंसिंग करते समय एक्वस सॉलिड लिक्विड गैस से कोई भी मैटर नहीं करता है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, केवल आप इक्वेशन पे फोकस करेंगे। तो आप यहाँ Cl MnO2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 देखिए, तो आप देख रहे हैं और साथ में H2O है। तो Mn तो हमारा, सबसे पहले Mn की बात करें तो Mn तो हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अभी हम बात करते नहीं हैं, पहले हम देख लेते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है हमारा अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को ही बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है वो आपके 4 क्लोरीन है और एक तरफ जो 1 क्लोरीन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 बनाने के लिए 1 वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका हो गया 4HCl प्लस MnO2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हाइड्रोजन बढ़ गए तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए H4H है और राइट साइड में H2 है, यानी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2H2O हो गया। अब वहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, तो वो साइड में ऑक्सीजन आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक और देखते हैं, बोनस प्रॉब्लम है, P4 + O2 गिव्स P2O3। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही अनबैलेंस हमने लिया कि दोनों चीज़ें अगर आपकी अनबैलेंस होंगी तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे फास्फोरस को। फास्फोरस P4 है, यहाँ P2 है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया आपका 2P2O3। तो अब आप चेक करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका हो गया 2 3 जा 6। तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, आप इसको केवल ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। एक और देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत ही इजी दिए गए हैं, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप लोग बस केवल देख करके बता सकते, बिना कॉपी पेन यूज किए, इतने आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ज़रा भी आप पैनिक नहीं होंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, 2-3 हैं छोटे छोटे, जैसे H2 + N2 गिव्स NH3 है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को पहले प्रेफरेंस देंगे नहीं, हम नाइट्रोजन को देते हैं, तो N2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2NH3 हो गया, और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई किए हाइड्रोजन में तो 3 2 जा 6 हो गया। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट में देखिए तो H2S + O2 गिव्स H2O + SO2 है। तो पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर मत ध्यान दीजिए, पहले सल्फर पे दीजिए, सल्फर दोनों साइड जो है वो बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो अब ऑक्सीजन देखिए, तो यहाँ पे एक तरफ जो है वो 2 ऑक्सीजन है और एक तरफ जो है 3 ऑक्सीजन, दोनों का एलसीएम 6, तो 6 बनाना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट में देखिए तो BaCl2 + Al2SO4 थ्राइस गिव्स AlCl3 + BaSO4 है। तो यहाँ पर देखिए बेरियम तो दोनों साइड में सेम थे, बट एल्यूमिनियम सेम नहीं थे। एल्यूमिनियम सेम करने के लिए एक तरफ 2 था, एक तरफ 1 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आप यहाँ देखिए 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गए, क्लोरीन 3 6 हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन को भी 6 बनाना है, तो लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। तो बेरियम की क्वांटिटी बढ़ गई, बेरियम 3 हो गया, तो राइट साइड में भी 3 से बैलेंस कर दिया गया, तो सल्फेट आयन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। तो आपको इसी तरह से करना है कि पहले प्रेफरेंस जो देना है वो मेटल्स को ही देना है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे आप उनको चेंज करते जाएंगे, और कुछ चीज़ें लास्ट में आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस मिल ही जाती हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम + H2O गिव्स KOH + H2, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम पहले देखें तो दोनों तरफ सिंगल सिंगल पोटेशियम है, डजंट प्रॉब्लम, लेकिन ऑक्सीजन भी इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए तो एक तरफ राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 है, तो 3 2 जा 6 भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाने के लिए हमने बस एक इंक्रीज कर दिया कि 2 4 हो जाए और इधर भी 4 हो जाए दोनों साइड में, तो क्या प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4 हो गया। तो अब राइट साइड में जब हमने 2 KOH बनाया तो पोटेशियम भी 2 हो गया, तो लेफ्ट साइड में पोटेशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किए, देन आफ्टर आपका पोटेशियम बैलेंस किए, तो ऑक्सीजन आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से आपको स्टूडेंट्स करना है, और आई होप आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इससे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपके क्लास 10th में पूछे ही नहीं जा सकते हैं। तो आप ने जितने एग्जाम्पल्स बताए उन सारे एग्जाम्पल्स को कर लीजिए, और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आप कर लेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से सारे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स एक दो टॉपिक और हैं, उनको हम अभी क्लियर कर लेना चाहते हैं। छोटा सा पार्ट है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और थोड़ा सा रस्टिंग हम देख लेते हैं। तो कोरोजन अगर बात किया जाए तो ये एक तरह से क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं या फिर कोई भी जो मटेरियल होता है उसका ग्रेजुअली ईटअप
कोई भी मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, किसके कारण? एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स के कारण, तो ये कोरोजन कहलाता है। तो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। खुले में जो मेटल्स हम लोग रख देते हैं जनरली उसी में कोरोजन का कंडीशंस बनते हैं। अब यही पर्टिकुलर कोरोजन जब आयरन के केस में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रस्टिंग का इक्वेशन आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि रस्टिंग होने के लिए आयरन के साथ एयर यानी कि आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर, जब ये दोनों ही आयरन के साथ एक साथ मिलते हैं तभी फॉर्मेशन होता है फेरिक ऑक्साइड का। तो ध्यान रखेंगे ये फेरस ऑक्साइड नहीं है, फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि रस्ट होता है, जो कि जो आपके आयरन होता है उसको कमज़ोर बना देता है। इसी तरह से आपके कॉपर में भी होता है, कॉपर में भी सेम थिंग है। तो वहाँ पर वाटर के साथ आपका एयर से जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो आपका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि ग्रीन कलर का। आप घर पर देखते होंगे जो भी आपके पूजा करने वाले जो भी बर्तन होते हैं वो धीरे धीरे वो हरे कलर, मतलब जो आपके तांबे, जो हम कॉपर यानी जो तांबा होता है, तांबे के जो बर्तन होते हैं जनरली हम लोग पूजा करने में यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे जब वाटर उसके कांटेक्ट में धीरे धीरे पुराना होता है तो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें रस्टिंग हो रही है। इसी तरह से सिल्वर में भी होता है, सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है, जिससे सिल्वर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। जनरली आप लोग देखते होंगे जो भी ऑर्नामेंट्स पहना जाता है सिल्वर का, वो धीरे धीरे उसकी चमक कम हो जाती है, उस पर कहीं कहीं ब्लैक हो जाते हैं, जिसको हम लोग फिर ज्वेलर्स के यहाँ ले जा करके साफ़ कराते हैं, तो उसमें एसिड डाल करके उसको साफ़ कर देते हैं जो कि रस्टिंग हट जाती है। तो मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनमें रस्टिंग के चांसेस अधिक होते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें रस्टिंग के चांसेस कम होते हैं। जैसे गोल्ड में जो होता है उसमें रस्टिंग जो होता है वो नेग्लेजिबल होता है, प्लेटिनम में रस्टिंग जो होता है नेग्लेजिबल होता है, तो इनमें रस्टिंग नहीं होती। लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें वाटर और मॉइस्चर दोनों एक साथ, वाटर और आपका एयर दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो रस्टिंग होती है। और ध्यान रखना है यहाँ पे आयरन में रस्टिंग होने के लिए दोनों कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। यानी कि अगर आप केवल आयरन नेल आपने लिया और उसको वाटर में डीप करके रख दिया, तो जब तक उसको आप एयर में नहीं लेकर के आएंगे उसमें रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि उसको केवल एक ही चीज़ मिल रही, ओनली वाटर मिल रहा, तो दोनों की वहाँ पे नीड होती है तभी रस्टिंग होगा। इसी में जो खुले में जो हम लोग खुले में जो भी रखते हैं आयरन के सब्सटेंस, उसमें रस्टिंग बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि उसके कांटेक्ट में एयर भी आता है और आपका वाटर भी आता है। स्टूडेंट्स, अब कभी कभी हमसे पूछा जाता है प्रिवेंशन कैसे बचाया जा सकता है, तो कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जिंक मटेरियल यूज करते हैं। अमलगमाइजेशन भी करते हैं, तो अमलगमाइजेशन में हम लोग मरकरी यूज करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्रोमियम जनरली यूज करते हैं। ये सब मेटल्स के लेयर जब आयरन पे लगा दिए जाते हैं, इनके लेयर्स जब ऊपर से चढ़ा दिए जाते हैं आयरन के ऊपर, तो उनमें रस्टिंग नहीं होती। साथ ही साथ हम इनको पेंट भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ में हम लोग जनरली पेंट करके ही अपने आयरन सब्सटेंसेस को रस्टिंग से बचाते हैं। घर पे आप लोग ऐसा देखते होंगे। साथ ही साथ एक और होता है कि हम ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे हम अपने जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें हम ग्रीसिंग और ऑयलिंग इसी से करते हैं कि जिससे कि उसमें रस्टिंग न होने पाए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। वन मोर थिंग, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या होता है? एक बैड स्मेलिंग स्मेलिंग एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है जो कि आपके फूड के साथ, जनरली ऐसे फूड जिसमें फैट और ऑयल होते हैं, जैसे कि आप
तली भुनी चीज़ें जो होती हैं उसमें जनरली रेंसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो फॉल स्मेल आता है, जो बैड स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वही रेंसिडिटी कहलाता है। इसको खाने से क्या होता है कि हमारे स्टोमक में इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उसके कारण हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि रेंसिडिटी से बचाना होता है अपने फूड को। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर्स में फूड को रखें जिसमें कि एयर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन होने के लिए आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का होना वहाँ ज़रूरी है। ऑक्सीजन होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आप उसको पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन करते हैं, नाइट्रोजन में पैक करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो होता है वो नॉन रिएक्टिव गैस की जैसा बिहेव करता है। इस वजह से हम लोगों के लिए जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें एक्चुअल में जो एयर फिल होता है वो नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण वो ख़राब नहीं होते हैं। और हम लोगों की कंप्लेन रहती है कि 5 रुपए के चिप्स में केवल 5 ही चिप्स होते हैं, बाकी सब तो हवा भेजते हैं सब। तो उस हवा की भी कॉस्ट इस वजह से होती है क्योंकि वो नॉर्मल हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन है जो कि उनको ख़राब होने से बचाती है। साथ ही साथ इसको रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ठंडे में रख सकते हैं। तो जो भी फूड वगैरह जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो फूड हमारे जो होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और साथ ही साथ एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स, या फिर हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज कर सकते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे और हमारा फूड जो होगा वो ख़राब नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आई होप ये स्टूडेंट्स आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और रेंसिडिटी और कोरोजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर के प्रॉपरली नोट्स विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल के लिंक को फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप उस पर जा कर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।